हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके फाइनेंस एंड अकाउंट्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट 3, ठीक है, जिसमें हम लोग 36 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट हमारा रहेगा 30 प्लस आउट ऑफ 36। जो आपके फाइनेंस इंस्पेक्टर का सिलेबस में फाइनेंस एंड अकाउंट्स का पोर्शन है, उसमें आपको लास्ट के जो सिलेबस में लास्ट का जो पोर्शन देखोगे वो इकोनॉमिक्स का भी ऐड है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी एडेड है, जैसे आपका उसमें मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, आरबीआई के बारे में पूछा गया है, बैंकिंग सेक्टर के बारे में है, तो वो भी क्वेश्चंस मैंने इन 36 क्वेश्चंस में ऐड ऑन कर रखे हैं। जेके एसएसबी का कोई भरोसा नहीं है कौन कितने सवाल आपके इकोनॉमिक्स से पूछ ले, कितने आपके फाइनेंस एंड अकाउंट से पूछ ले, इसलिए मैंने वो दोनों चीज़ें साथ में ही आपके डिस्कस करवा दी हैं। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसकी भी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीपीटी डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। पहले 2 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये हमारा 3rd मॉक टेस्ट है। पहले 2 हम लोग फर्स्ट वन पॉलिटी का कर चुके थे, दूसरा हम लोगों ने जनरल इंग्लिश का किया है, तीसरा है ये हमारा रहने वाला है अकाउंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। क्लियर है भाई? चले आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखिए। इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। रिकॉर्डिंग जो है वो किसकी होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की होती है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की होती है, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की होती है, या फिर पर्सनल ट्रांजैक्शन जो प्रोप्राइटर होता है उसकी होती है। यस, रिकॉर्डिंग किसकी होती है? पहली चीज अगर हम लोग बात करें, चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं आंसर, उसके बाद आपको बताता हूं। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। अब अकाउंटिंग के जो स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, ये आपको पता होने चाहिए। IMRCSAC, ठीक है। इसको आप लोग 2 पार्ट्स में तोड़ लेंगे। क्लियर? ये आ जाएगा आपका सेकंड वाला, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला। IMRC, दैट इज आई फॉर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। यहाँ पे आपसे बात की गई थी किसकी? रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्ड हम करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ये आपके जर्नल में। कहाँ पे? जर्नल में, ठीक है। जो जर्नल एंट्रीज हम लोग डे टू डे बनाते हैं वो हम लोग रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं जर्नल में, तो आपका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, ये आपका आता है प्राइमरी स्टेज, ठीक है, जो आपको किस में देखने को मिलेगा भाई? बुक कीपिंग में, ठीक है। बुक कीपिंग में आपको देखने को मिलता है पहला वाला ये, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं प्राइमरी स्टेज, और ये रूटीन वर्क होता है। क्लियर? याद रखना, ये होता है आपका रूटीन वर्क। नेक्स्ट आपके पास आता है, सॉरी, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब मेन चीज, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग कौन सा होता है? कम्युनिकेटिंग होता है, ये आपने याद रहे। कम्युनिकेट किसको करना? यूजर्स को, इंटरनल यूजर्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनालाइजिंग। एनालाइज क्या करना? जो हम लोगों ने सारी चीज़ें की है। समराइजिंग क्या करना होता है? ट्रायल बैलेंस जब हम लोग बनाते हैं उसको एनालाइज करना। देन कम्युनिकेट करना किसको? एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स को। ये आपने याद रखना है। ये आपने पूरे के पूरे IMRCSAC, ये आपने एक पूरी अकाउंटिंग की स्टेज को ऐसे आप याद रख सकते हैं। बुक कीपिंग हो गया। नेक्स्ट आपका सेकंड जो होता है ये आपका सेकेंडरी स्टेज होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। क्लियर? क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। क्लियर है? याद रखना है आपने। ये सबसे पहले हमारी बुक कीपिंग आती है, उसके बाद अकाउंटिंग आती है, फिर जनरल होती है, फिर लेजर होता है, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ये आपकी जो है, और पहला जो आइडेंटिफाई करते हैं ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर? चलिए आ जाएं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर। घनश्याम कोई है जो फर्नीचर डीलर है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स। इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी घनश्याम की बुक्स में? ये आपसे पूछा गया है। परचेज ऑफ टिम्बर फॉर 50,000, सोफा सेट वर्थ 40,000 टेकन टू हिज होम, बिल्कुल सर। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, ठीक है, $5,000 का। डाइनिंग टेबल फॉर 8,30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज अ गिफ्ट। कौन सा यहाँ पे आपका रिकॉर्ड नहीं होगा? वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर $5,000। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट
चलो आंसर आपका आ ही गया सामने, कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इनमें से कौन सा जो है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं होता? परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, बिल्कुल फाइनेंशियल। एसेट फॉर कैश, फाइनेंशियल। विड्रॉइंग मनी बाय प्रोप्राइटरी फ्रॉम बिजनेस, बिल्कुल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैरेक्टर होती है ये। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, ये आपकी जो होती है भाई फाइनेंशियल नहीं होती है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, समझ आई? चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, अभी हम लोगों ने देखा था पूरा का पूरा प्रोसेस, मैंने आपको ऊपर बताया था IMRCSAC, तो ये सी जो था ये है आपका लास्ट प्रोसेस। अब आपने बताना है भाई सी कौन सा था, ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस इंटरप्राइज, ओके। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, ये लास्ट तो नहीं होती सर, क्लियर है। टू मेक समरी इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू क्लासीफाई ट्रांजेक्शन अंडर सेपरेट हेड्स इन द लेजर, यस। तो लास्ट आपके पास कौन सी ट्रांजेक्शन होती है भाई? तो दैट इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट किसको करना? यूजर्स को, ओके यूजर्स को कम्युनिकेट करना, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो। क्लियर? ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, इंटरनल अंदर के यूजर कौन से होते हैं ये आपको बताना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स जो है ये भी आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ये एक्सटर्नल यूजर है, ये भी आपका मैनेजमेंट, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका कौन सा होता है भाई? इंटरनल यूजर होता है ये, तो एम्प्लॉयज आपका एक्सटर्नल यूजर कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, अब इंटरनल पूछा, अब आपसे एक्सटर्नल पूछा गया है। एक्सटर्नल इनमें से कौन है? रिसर्चर, क्या ये एक्सटर्नल यूजर है? गवर्नमेंट एक्सटर्नल यूजर है? पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या एक्सटर्नल यूजर है? या सभी के सभी? तो यस, इट्स ऑप्शन डी, सभी के सभी आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। क्लियर? समझ आई? चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया भाई, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट, इनमें से कौन एक्सटर्नल यूजर नहीं होता? लेंडर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज या फिर पब्लिक, इनमें से कौन आपका एक्सटेंडर दैट इज एक्सटर्नल यूजर नहीं कहलाता? तो इट्स ऑफिसर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं होती? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ओके। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। यस, आपसे यहाँ नॉट लिमिटेशन, इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं होती है अकाउंटिंग की? तो भाई वो आपको एविडेंस लीगल मैटर्स में नहीं होता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं होती एविडेंस इन लीगल मैटर्स। क्लियर? चलिए आ जाए क्वेश्चन 9 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता? यस, ऑब्जेक्टिव पूछा गया अकाउंटिंग का। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज, ओके। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर, तो भाई साहब ये तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर, यहाँ हमें दिख गया, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल सही बात है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इंटरप्राइज, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, बी ही है सही जवाब, जो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता अकाउंटिंग का। क्लियर है भाई? चलिए आ जाए क्वेश्चन 10 पे। इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट इज वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट, इट हैज द क्वालिटी ऑफ डैश, क्वालिटी ऑफ रेलिवेंस, क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी, क्वालिटी ऑफ कंपेरेबिलिटी। यस बताइए। तो जब बेस्ड होगी फैक्ट्स पे, तो वेरीफाइबल जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए भाई? अंडरस्टैंडेबिलिटी की। कौन सी? अंडरस्टैंडेबिलिटी की। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई? चलिए आए अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस, इनमें से कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जो आपकी बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती है? यस, गुड्स टेकन फ्रॉम अ बिजनेस बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, ओके जी। इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर 5000, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सेल्स ऑफ गुड्स।
यस, कौन सी यहाँ पे फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड की जाएगी बिजनेस के लिए? तो इट्स ऑप्शन ए, जो भी गुड्स आपके बिजनेस से लिए जाएंगे प्रोप्राइटर्स के द्वारा उसकी पर्सनल यूज के लिए, वो आपकी एक फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शन होगी और उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आए अगले सवाल पे। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद, बुक कीपिंग जो होती है वो मेनली किससे कंसर्न्ड करती है? बुक कीपिंग की बात की जा रही है यहाँ पे आपसे। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, क्या वो सिर्फ फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करती है बुक कीपिंग आपकी? नेक्स्ट वन इज डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्डेड डेटा, इंटरप्रिटिंग द डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। यस, बुक कीपिंग की बात हुई है आपसे, तो बताइए भाई बुक कीपिंग यहाँ पे आपका कहाँ यूज किया जाता है, किससे कंसर्न करता है आपका बुक कीपिंग? यस यस भाई बताइए। तो भाई ये जो आपकी बुक कीपिंग है वो मेनली कंसर्न रखती है आपकी फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करने में। बुक कीपिंग आपको मैंने पहले ही बताया था, ये जो बुक कीपिंग है ये आपका क्या होता है? प्राइमरी स्टेज होती है। ठीक है, प्राइमरी स्टेज होती है जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? IMRC। ठीक है, ये बुक कीपिंग में आती है। देन SAC जो हमने पढ़ा था ये आपका सेकेंडरी में आता है। ठीक है, सेकेंडरी कौन सा होता है भाई? एक बुक कीपिंग, दूसरा आपका होता है अकाउंटिंग। क्लियर? अकाउंटिंग। क्लियर? ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, दिमाग में डाल के रखना है ये सभी चीज़ें। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 13 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं होती? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। यस, बताइए भाई इसमें से कौन सी अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं होती है? देखो भाई यहाँ पे अगर इसकी बात हुई है ना तो आपको पहली चीज़ क्या पता होना चाहिए? ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग भी पता होना चाहिए, वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ब्रांच है अकाउंटिंग की और कौन सी नहीं है। पहली आपके पास ब्रांच आती है भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये आपका किस पे काम करती है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस पे, PNL। ठीक है, PNL अकाउंट्स पे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी आती है आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपकी किस पे बेस्ड होती है? ये आपकी कॉस्ट को कंट्रोल करती है। ठीक है, कंट्रोलिंग कॉस्ट। ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया, तो उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करता है कौन? आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये आपकी डिसीजन बेस्ड होती है, ये डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। मेन 3 ब्रांचेस होती हैं आपकी अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपसे यहाँ पूछा गया है कौन सी यहाँ पे सब फील्ड नहीं होती अकाउंटिंग की, तो आप सभी को पता है भाई कौन सी नहीं होती? बुक कीपिंग आपकी कोई सब फील्ड नहीं होती अकाउंटिंग की, ये एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? बुक कीपिंग एक प्रोसेस होता है अकाउंटिंग से पहले। क्लियर? याद रखना है आपने। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब। अगले सवाल में आपसे बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग मोस्ट रेलिवेंट रहेगी टैक्स अथॉरिटीज के लिए, टैक्सेशन अथॉरिटीज के लिए? कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ द ईयर, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। यस, तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए टैक्स अथॉरिटी को किससे मतलब होता है? आपके प्रॉफिट से। जितनी आपकी इनकम ज़्यादा होगी, जितना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उतना आप टैक्स ज़्यादा देंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? ठीक है भाई, चलो आए अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट्स मे बी मैनिपुलेटेड और कंसील विटल फैक्ट्स? यस, कौन सी यहाँ पे लिमिटेशन है अकाउंटिंग की जो कहती है आपसे भाई अकाउंट्स को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है या उसका फैक्ट जो है उसको कंसील भी किया जा सकता है? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। यस,
कौन सी है लिमिटेशंस? तो ये है भाई आपके पास अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ओके भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अब अकाउंटिंग की बात हो रही है तो आपको एक बार टाइप्स ऑफ अकाउंट्स रिवाइज करवा देता हूं मैं। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और किससे डील करते हैं। आपके पास आता है पहले भाई कौन सा? रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट। नेक्स्ट आता है आपके पास पर्सनल अकाउंट। ओके, थर्ड वन आपके पास आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ये तीन प्रकार के अकाउंट्स आपको मेनली मेजर देखने को मिलते हैं। रियल अकाउंट कौन सा होता है? ये रिकॉर्ड करता है आपका टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स को। ठीक है, रियल अकाउंट आपका टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स को। टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है भाई? टेंजिबल मतलब कि जिसको आप लोग क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो। और इनटेंजिबल कौन सी होती है? जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते। ठीक है, टच फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी नहीं होती। पर्सनल अकाउंट आपके पास आते हैं। पर्सनल आपके पास कौन सा होता है? नेचुरल पर्सन अकाउंट, जो नेचर पर्सन होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गई या फिर बैंक आ गया, वो आपके पास आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। उसके पास आ जाते हैं भाई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये फिर या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, जैसे इसकी एग्जांपल ये आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। ग्रुप ऑफ पर्सन होगी, वो आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। उसके बाद आप लोग बात करें नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में आपकी जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंसेस होती हैं वो आपकी रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है भाई, एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉसेस होगी। ठीक है भाई, इनकम्स आपकी आ गई, और उसके बाद डिविडेंड आ गया, गेन्स आ गए, ये सभी चीज़ें आपको नॉमिनल अकाउंट में देखने को मिलते हैं। तो ये अकाउंट भी आपको पता होने चाहिए। अभी धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हर एक चीज़ की क्लियरिटी मिलती रहेगी भाई। चलिए आ जाएं आगे। करंट लाइबिलिटी इंक्लूड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यस, करंट लाइबिलिटीज। यस, करंट लाइबिलिटीज से आपसे पूछा गया है इनमें से करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है। पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए भाई, आपके पास जर्नल एंट्री में आती क्या क्या है? एक एसेट्स होती हैं। ओके, एसेट्स आती हैं, देन लाइबिलिटीज आती हैं। ओके, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी फर्दर आपके पास दो प्रकार की होती हैं। एक आपके पास आ जाते हैं करंट एसेट्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास आती हैं फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। लाइबिलिटी में भी आपके पास दो आ जाती हैं। एक आती है आपके पास करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है भाई कौन सी? दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज, या फिर आप इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ भाई एसेट्स में। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? जो भी आप एसेट्स आपकी वो जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। क्लियर, याद रखना है आपने ये, वो एसेट्स जिनको आप कन्वर्ट कर लो कैश में। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर, 1 ईयर। ठीक है, कैश में ही आप कन्वर्ट कर लेते हो एक साल के अंदर अंदर। जैसे आपको इसमें स्टॉक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ये सभी आपके पास होती है करंट एसेट्स। क्लियर, चलिए अब आगे देखिए भाई, अगला आपके पास आ जाता है फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं भाई? ये वो एसेट्स होती हैं जो आपको एक साल से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 1 ईयर में ये कन्वर्ट होती हैं आपकी कैश में। जैसे कि ये इजीली आपकी कन्वर्ट कैश में नहीं होती। जैसे आपकी यहाँ बिल्डिंग आ जाएगी, ओके, उसके बाद मशीनरी आ जाएगी। ये सभी आपके पास कौन सी होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर, याद रखना है। फिक्स्ड एसेट भी आपके पास दो प्रकार की होती हैं। फिक्स्ड एसेट आपकी कितनी होती हैं? दो प्रकार की। एक आपके पास आती है भाई दैट इज टेंजिबल, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ी थी,
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है इंटेंजिबल। ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं, टेंजिबल कौन सी होती है और इंटेंजिबल कौन सी होती है। ठीक है, अब आ जाओ लाइबिलिटीज पे। करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज क्या है? ये वो लाइबिलिटीज होती हैं जो आपको क्रेडिटर को पे करनी है 1 साल के अंदर अंदर। ये आपका वो उधार है करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म जो आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करना ही करना है, विद इन 1 ईयर। नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो आप 1 साल से ज्यादा आफ्टर 1 ईयर पे कर सकते हैं। जैसे आपके नॉन करंट में आपके पास आ गया बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन आ गया, ये आपका क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई। करंट लाइबिलिटी में आपके पास कौन सी आती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको और देखने को मिलेगी, दैट इज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ओके, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। अब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कौन सी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। ये वो लाइबिलिटी होती है जो आपको फ्यूचर में आ सकती है, फ्यूचर में कभी अकर हो सकती है, तो ये वो आपकी लाइबिलिटी होती है। याद रखना, एग्जाम्पल में ले लो, जैसे कि आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाए, तो आपको थोड़ी पता है आपके ऊपर कोर्ट का केस होगा, तो ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग दिस। तो करंट लाइबिलिटी में आपके पास बिल्स पेबल भी आता है, क्रेडिटर्स भी आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी देखने को मिलते हैं इन दैट इज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज समझ आई। शॉर्ट टर्म में जो आपको पे करना है 1 साल से पहले पहले, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज कहलाती हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपसे पूछा गया है भाई। यस, बताइए कौन सा है कैपिटल एक्सपेंडिचर? वेजेस, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको कौन सा देखने को मिलेगा भाई? दैट इज जो आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस पे करी है, वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। क्लियर? चलिए, अ पर्सन हु ओज मनी ऑफ टू द फर्म इज कॉल्ड। एक फर्म की जो फर्म का पैसा किसी की तरफ है, वो पर्सन क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है, क्रेडिटर्स कहलाता है, सप्लायर कहलाता है, या फिर नन ऑफ दीज कहलाता है? तो वो हमारा डेटर्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? डेटर कहलाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन 19, गुड्स मीन्स, गुड्स का मतलब क्या होता है? कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, कमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट टू बी सोल्ड, कमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट्स, या फिर सभी के सभी आपकी गुड्स कहलाते हैं। तो इट्स कमोडिटी जो आपने खरीदी है और उसको बेचोगे, वो आपकी गुड्स कहलाएगी। और क्वेश्चन 19 ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आ जाए भाई। ट्रेड डिस्काउंट इज, ट्रेड डिस्काउंट क्या है आपसे ये पूछा है, बताइए भाई। ट्रेड डिस्काउंट आपकी क्या चीज है? Which is allowed at a time of receiving the payment, which is allowed at the time of a sale of goods, which is allowed both at the time of receiving payment and sale of goods, allowed in all of the above. Yes, तो आपके पास ट्रेड डिस्काउंट पूछा गया है, क्या चीज है बताइए भाई। ट्रेड डिस्काउंट आपका क्या चीज है? यस, ट्रेड डिस्काउंट क्या है आपका? ट्रेड डिस्काउंट बताइए भाई। ये जब हम लोगों ने आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर था, वहां पे आपको मैंने ये सभी चीजें करवा रखी हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट आपका कब कौन सा मिलता है, ये सभी चीजें हम लोगों ने कर रखी हैं। बताइए भाई, ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन 20 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का पोर्शन करेंगे। तो ये वो आपका डिस्काउंट होता है जो अलाउड होता है किस टाइम पे? सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे जो डिस्काउंट आपको अलाउड होता है, वो आप लोगों को कौन सा डिस्काउंट देखने को मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट देखने को मिलता है। क्लियर है भाई? ठीक है, यहां तक का समझ आई। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आरबीआई परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसके अंडर जो है आरबीआई फाइनेंशियल सुपरविजन परफॉर्म करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की है, इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट के अंदर। तो ये आपकी बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन बीएफएस के अंडर फाइनेंशियल सुपरविजन जो इसका फंक्शन है वो आपको करते हुए दिखेगी। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है भाई?
चले आए अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आरबीआई मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज अंडर द एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज जो आरबीआई मैनेज करती है वो कौन से एक्ट के अंडर करती है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1949, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1988, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1992, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये आपसे फेमा की बात की गई है, ठीक है। फेमा के बारे में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, तो ये एक्ट 1999 का है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई। एक बार आरबीआई के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आरबीआई जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर तहत बनाया गया था। कब? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल को। कहाँ? कलकत्ता में। 1937 में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो परमानेंटली मूव कर दिया गया मुंबई में। क्लियर, याद रखना है आपने ये बात, ठीक है। नेशनलाइज्ड हुआ था ये आफ्टर इंडिपेंडेंस। कब? 1949 में। क्लियर है भाई, ये आपने याद रखना है। इससे पहले एक प्राइवेट स्टेक होल्डर हुआ करता था। कौन? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी या फिर बीएसई? कौन करता है रेगुलेट आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में? तो यस, इट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग फिर से पूछा गया आपसे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? स्टैगफ्लेशन को स्टेबल करना, रिड्यूस करना इन्फ्लेशन को, मनी सर्कुलेशन को ठीक करना, या फिर प्राइस स्टेबिलिटी। यस, जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है वो प्राइस स्टेबिलिटी पे मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है, फोकस होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आए अगले सवाल पे। अ गवर्नमेंट बजट कुड मेट थ्रू ईदर प्रिंटिंग ऑफ नोट्स और इट कुड बी बोरोड, नोन एज डैश ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट, मार्केट बोरोविंग्स, एक्सपेंस या एसेट्स। तो इट्स मार्केट बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज मार्केट बोरोविंग्स। क्लियर, मार्केट बोरोविंग्स। चलिए आए अगले सवाल पे। द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग करेंसी फॉलोज विच सिस्टम? इनमें से कौन सा सिस्टम फॉलो करती है जब हम प्रिंट करते हैं करेंसी को? मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम को, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को, मार्केट बेस्ड सिस्टम को, या इनमें से कोई भी सिस्टम हम फॉलो नहीं करते? तो आपका ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो होता है। ये सिस्टम आपका फॉलो होता है जब आप करेंसी को प्रिंट कर रहे हो। क्लियर, चलिए। If the deficit is financed through printing of money, it is known as। देखो भाई, जब हमारा डेफिशिट हो जाए तो उसको हम लोग फाइनेंस करें पैसा और छाप के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनिटाइजेशन ऑफ डेफिशिट, मोनिटाइज्ड डेफिशिट, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इट्स ऑप्शन सी। यस, मोनिटाइजेशन ऑफ डेफिशिट भी कहते हैं और मोनिटाइज्ड डेफिशिट भी कहा जाता है उस सिचुएशन को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे आपके पास लिस्ट 1 है, यहाँ पे कुछ रेट्स दे रखी हैं, लिस्ट 2 है, उसका मतलब दे रखा है क्या, किसका क्या होता है। देखिए, पहला आपसे बोला गया है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स। क्या होती हैं ये? डिराइव्ड इंटरेस्ट रेट्स, रिस्क फ्री। क्या होता है भाई? देखो, सी का तो आपका फर्स्ट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है, सी का आपका फर्स्ट है। रिस्क फ्री आपकी इश्यूएंस ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। क्लियर है भाई। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ये आपका डेटेड सिक्योरिटीज कहलाती हैं। ए का हो जाएगा सेकंड, ठीक है भाई। ए का सेकंड फर्स्ट में ही है, तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। डिराइव्ड इंटरेस्ट रेट्स ये आपकी ट्रेजरी बिल्स होती हैं। क्लियर है, तो ये भी आपको इकोनॉमिक टर्म्स याद होनी चाहिए। तो आंसर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ द इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज हाई, इट वुड एड pressures on the general interest rate would which could create dash pressure। इसमें से कौन सा क्रिएशन जनरल इंटरेस्ट रेट जब हमारी क्या इनने बोला है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाई हो जाएंगी तो वो प्रेशर जो ऐड ऑन होगा जनरल इंटरेस्ट रेट पे, वो क्रिएट कौन सा प्रेशर करेगा? फाइनेंशियल प्रेशर, मैनेजरियल प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, या कमोडिटी प्राइस प्रेशर? कौन सा प्रेशर वो क्रिएट कर देगा? तो वो आपका करेगा भाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपका क्रिएट कर देगा वो सिचुएशन जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट जो है वो हाई हो जाए। क्लियर, चलिए
आए भाई अगले सवाल पे। द गवर्नमेंट अमेंडेड द आरबीआई एक्ट टू हैंड ओवर द जॉब ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, टैक्स रिफॉर्म कमेटी या फिर सिलेक्शन कमेटी। तो ये आपकी हो जाएगी दैट इज एमपीसी, ठीक है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस। एमपीसी इन इंडियन इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने आपको बता दिया भाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए आए अगले सवाल पे भाई। विच बैंक इज द बैंकर्स टू द बैंक्स एज एंड फंक्शंस एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी इन इकोनॉमी इन इंडिया। तो ये आपको पता ही है भाई, आरबीआई है जो आपका बैंकर्स टू बैंक कहलाता है, और मॉनेटरी अथॉरिटी हमारी इंडियन इकोनॉमी की कहलाती है, दैट इज आरबीआई। क्या IDBI इन इंडियन इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर, IDBI जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी में किसके लिए स्टैंड करता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डिप्रेसिव बैंक ऑफ इंडिया, इंक्लूसिव डिप्रेसिव बैंक ऑफ इंडिया। तो इट्स ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर सफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर डैश। रीजनल रूरल बैंक्स RRBs हमने किसके लिए बनाए थे? तो वो आपको पता है भाई, हमने एग्रीकल्चर के लिए बनाए थे ये बैंक्स, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थे जो आपको क्रेडिट देते थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हमारा सेशन होता है समाप्त फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। इसकी पीपीटी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम के पिंड कमेंट में ही आपको सामने ही दिख रहा होगा व्हाट्सएप चैनल, वो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल ज्वाइन कर लीजिएगा, प्लस या एक्स अकाउंट हमारा ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप लोग JKPSE या फिर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डेली थ्रेड्स मिल जाते हैं स्टैटिक प्लस करंट अफेयर के। क्लियर है भाई, कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था आज का थर्ड मॉक टेस्ट आपके फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमम वो डाले हैं जिससे आपकी रिवीजन हो सके भाई, क्या हो सके, रिवीजन हो सके। तो मिलेंगे अगले सेशन में। नेक्स्ट सेशन आपका रहने वाला है भाई कंप्यूटर का, तो वो सेशन भी ज़रूर से देख लीजिएगा। उसमें भी हमने अच्छे से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन लेटेस्ट बेस्ड हैं वो वाले डाल रखे हैं। उसमें भी चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लस बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हमारा सेशन आए आप तक पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलो, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।